Dear student, welcome to Biome Tutor classes. In this video lecture, we are going to discuss life table. Population ecology में population ecology kinetics, population regulations वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं. उन सभी का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन पर मिल जाएगा और आप वो प्लेलिस्ट में जाके भी स्टडी कर सकते हैं. इस वीडियो लेक्चर्स में हम थोड़ा लाइफ टेबल को डिस्कस करेंगे. कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है. लाइफ टेबल में समझने से पहले आप ये समझिए कि जैसे एक पॉपुलेशन है, राइट. इस पर्टिकुलर एरिया में एक पॉपुलेशन पाई जा रही है ए. इस पॉपुलेशन ए का डेथ रेट और बर्थ रेट ऑल द टाइम सेम हो ये ज़रूरी नहीं है. सारे जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो बराबर एज जिए वो ये ज़रूरी नहीं है. सभी बच्चे पैदा करें ये भी ज़रूरी नहीं है. सभी अपनी एज को कंप्लीट करें ये भी ज़रूरी नहीं है. तो कहने का मतलब है कि एक पॉपुलेशन में अगर हम टाइम डिपेंडेंट मैनर में इनकी एज के रेस्पेक्ट में देखें कि अगर 1000 इंडिविजुअल्स पैदा हुए थे पर्टिकुलर टी टाइम पे, तो और मान लो उस ऑर्गेनिज्म की एज 5 साल है, तो इस 5 साल के भीतर ये जो 1000 इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, ये किस तरीके से काइनेटिक्स शो करते हैं. काइनेटिक्स का मतलब होता है कि पहली साल में कितने जिंदे रहे, दूसरी साल में कितने रहेंगे, तीसरी साल में कितने रहेंगे, चौथी में कितने रहेंगे और कितने ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपनी लाइफ कंप्लीट करेंगे और इस 1000 में से कितने ऐसे होंगे जो रिप्रोडक्शन में एक्चुअल में पार्टिसिपेट करेंगे. तो इन्हीं सभी चीज़ों का जवाब देता है लाइफ टेबल. लाइफ टेबल में हम इन्हीं चीज़ों की जो आंसर है वो हमें मिलता है. तो देखिए लाइफ टेबल जो है, इतना तो हमें समझ में आ गया कि लाइफ टेबल जो है डेथ रेट एंड बर्थ रेट इसको डिस्क्राइब करता है. लाइफ टेबल जो है वो हम दो तरीके की स्टडी करते हैं यूजुअली. पहला जो लाइफ टेबल होता है वो कहलाता है कोहर्ट लाइफ टेबल और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे आपसे. कोहर्ट लाइफ टेबल. दूसरा जो लाइफ टेबल है वो कहलाता है स्टैटिक. नाम से क्लियर है, स्टैटिक लाइफ टेबल. देखिए सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अभी तक का जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वो कोहर्ट लाइफ टेबल से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं. कोहर्ट लाइफ टेबल को डायनेमिक लाइफ टेबल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइम पे डेटा कलेक्ट किया जाता है. अब किस तरीके से वो डेटा कलेक्शन हो रहा है वो आगे हम देखेंगे, राइट. तो इसको हम डायनेमिक लाइफ टेबल भी कहते हैं. और ये जो स्टैटिक टाइम टेबल है इसको हम टाइम स्पेसिफिक, ये पर्टिकुलर एक ही टाइम पे सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है तो इसको टाइम स्पेसिफिक लाइफ टेबल भी कहते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से दो तरह की लाइफ टेबल हम डिस्कस करते हैं. देखिए कोहर्ट लाइफ टेबल और स्टैटिक लाइफ टेबल को आगे पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो कोहर्ट लाइफ टेबल है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म के केस में अप्लाई होती है जहां लाइफ स्पान शॉर्ट होता है. जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, राइट, उसकी एज मान लो 20 साल है और अगर एक वैज्ञानिक उसकी लाइफ को फ्रॉम बर्थ टू डेथ स्टडी करना चाहता है तो वो इजीली कर सकता है. किसी की एज 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो इस टाइप की एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनकी कंप्लीट लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ स्टडी की जा सकती है. लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसकी एज सपोज करो 150 ईयर्स है और अगर कोई वैज्ञानिक उसकी स्टडी करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंसान की औसतन आयु ही जो है 60 to 80 ईयर्स है. तो
यहाँ पे लॉन्ग लाइफ स्पान ऑर्गेनिज्म, तो अगर इस तरीके के एनिमल की आपको कंप्लीट एज स्पेसिफिक डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सब स्टडी करना है और उसका लाइफ पैटर्न स्टडी करना है, तो वहां पे आप स्टैटिक लाइफ टेबल यूज करोगे, क्योंकि वहां एक ही पर्टिकुलर टाइम पे डेटा कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप का। जबकि कोहर्ट जो लाइफ टेबल है, यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड पे सेम एज ग्रुप का डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो देखिए दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। जो कोहर्ट लाइफ टेबल है, यहाँ पे टाइम डिफर, राइट, यहाँ पे टाइम तो क्या होगा, डिफर होगा, बट सेम एज ग्रुप। जो डेटा है वो अलग अलग टाइम पे कलेक्ट किया जाएगा। वो कैसे कलेक्ट किया जाएगा वो आगे हम देखेंगे, लेकिन वो सारा का सारा डेटा जो है पर्टिकुलर टाइम पे एक ही एज ग्रुप से बिलोंग करेगा। लेकिन स्टैटिक टाइम टेबल में टाइम कांस्टेंट, एक ही टाइम पे सारा डेटा कलेक्ट किया जाएगा, सारी एज ग्रुप का, टाइम कांस्टेंट, बट एज ग्रुप डिफर, राइट, बट एज ग्रुप डिफर। आपको ये चीजें अभी नहीं भी समझ में आ रही हैं तो थोड़ा सा लेक्चर को आगे बढ़ने दीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे कोहर्ट लाइफ टेबल में टाइम डिफर होता है, एज ग्रुप सेम है। लेकिन जो स्टैटिक लाइफ टेबल है, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है बट एज ग्रुप डिफर होता है, राइट। जो कोहर्ट लाइफ टेबल है इसको आगे हम डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टैटिक लाइफ टेबल में आपको एक दो चीजें और याद रखनी है। देखिए स्टैटिक लाइफ टेबल में एक चीज और है कि स्टैटिक लाइफ टेबल कंसेप्ट के हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल मानी जाती है, राइट। तो जो पॉपुलेशन है वो कैसी मानी गई है, स्टेबल। दूसरा, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका बर्थ एंड डेथ रेट कांस्टेंट माना गया है, राइट। तो एज, बर्थ एंड डेथ रेट कांस्टेंट। तो इस तरीके के कुछ एजम्पशंस हैं जिनके ऊपर ये स्टैटिक लाइफ टेबल टिका हुआ है। स्टैटिक लाइफ टेबल का हम एक आगे पैटर्न देखेंगे, वहां पे ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तक आपने ये देखा कि कोहर्ट लाइफ टेबल जो है, जो कि डायनेमिक है, और शब्द इसमें डायनेमिक आ रहा है, इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये चीजें चेंज हो रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे अलग अलग टाइम पे सेम एज ग्रुप का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। और जिन ऑर्गेनिज्म की एज शॉर्ट होती है, अक्सर उस तरीके के ऑर्गेनिज्म के लाइफ पैटर्न को, एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी एंड सर्वाइवल को हम कोहर्ट लाइफ टेबल से स्टडी करते हैं। जबकि जो स्टैटिक लाइफ टेबल है ये यूजुअली लॉन्ग लाइफ स्पान जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे टाइम जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन द सेंस कि एक ही टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल्स का डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब आगे हम जो है थोड़ा सा कोहर्ट लाइफ टेबल को थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन कोहर्ट लाइफ टेबल को आगे पढ़ने से पहले कुछ उसमें इक्वेशंस यूज करेंगे और उनके एजम्पशन जो भी उसमें सिंबल यूज आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे समझने हैं कि क्या क्या उसमें सिंबल्स आगे हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए कोहर्ट लाइफ टेबल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आगे हम क्वेश्चंस भी दो तीन देखेंगे। कोहर्ट लाइफ टेबल, देखिए कोहर्ट लाइफ टेबल में जो सिंबल यूज होंगे, जैसे एक्स, एक्स का मतलब है पर्टिकुलर एज, राइट। जैसे कोई एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है जिसकी मैक्सिमम जो एज है, राइट, सपोज करो मैक्सिमम एज, अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं और उस ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं कोहर्ट लाइफ टेबल से, एज स्पेसिफिक हमें ये देखना है कि पहली साल में कितने मरे, दूसरी साल में कितने मरे, कितने बच्चे,
कितना सर्वाइवल रेट था, ये सारी चीजें हम कोहर्ट लाइफ टेबल में स्टडी करेंगे। तो सपोज करो हम जो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन ले रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म की मैक्सिमम जो एज है वो है 5 इयर्स। तो उस ऑर्गेनिज्म के कोहर्ट लाइफ टेबल में जो एक्स सिंबल आएगा उसका मतलब है एज। अब जैसे 5 साल का कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसमें हम अपनी सुविधा के हिसाब से हम कई खंडों में उसको सेक्शंस में बांट सकते हैं, एज में बांट सकते हैं, जैसे 0, 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स। ठीक है, कि जब वो पैदा हुआ तब कितने थे, पहली साल का होगा तब कितने थे, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल और 5वीं साल में उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। तो जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एज में डिवाइड कर लेते हैं तो वहां पे सिंबल यूज होता है एक्स, ये आपको याद रखना है। एनएक्स का मतलब, कहीं भी अगर एनएक्स है तो उसका मतलब होता है नंबर अलाइव एट एज एक्स, कि मतलब पर्टिकुलर एज एक्स में कितने ऑर्गेनिज्म अभी जिंदा हैं, सपोज, राइट। एलएक्स का मतलब होता है एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप, और इसमें जब भी कभी आपको इसको कैलकुलेट करना होगा तो इसका फॉर्मूला है nx अपॉन n0। nx का मतलब होता है पर्टिकुलर उस एज में कितने ऑर्गेनिज्म हैं डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर। ठीक है। dx का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी एज में आने तक कितने इंडिविजुअल्स मर गए, राइट। तो इसको हम निकालेंगे nx, इसका फॉर्मूला nx माइनस nx प्लस 1। तो राइट, आगे हम इसको क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये अच्छे से आपको क्लियर आ जाएगा। qx का मतलब होता है एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट, और जब भी आप कभी एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट कैलकुलेट करोगे तो इसका फॉर्मूला होता है dx बाई nx। यहाँ पे dx क्या है, पर्टिकुलर किसी एज में कितने मरे, और nx जो होता है वो है नंबर अलाइव एट स्पेसिफिक एज, कि मतलब कितने तो मरे और कितने उस एज में जिंदा थे, उन दोनों का रेशियो जो होता है वो होता है एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट, राइट। fx कहते हैं एज स्पेसिफिक टोटल रिप्रोडक्टिव आउटपुट ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। इससे हमें बहुत ज्यादा काम उतना नहीं पढ़ना है, आगे हम देखेंगे इसको। जो fx की वैल्यू होती है, राइट, ये आपको बहुत ज़्यादा इक्वेशंस में, कैलकुलेशंस में यूज नहीं होगी। mx कहते हैं एज स्पेसिफिक मीन नंबर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड पर इंडिविजुअल। देखिए, इसको अगर हम शॉर्ट में बोलें तो एज स्पेसिफिक बर्थ रेट, या एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी, या एज स्पेसिफिक फैकेंडिटी। कई बार ये वर्ड भी यूज हो जाता है, फैकेंडिटी, आपको ध्यान रखना है, राइट। एज स्पेसिफिक फैकेंडिटी, तो ये 3 शब्द जो हैं इनमें से कोई सी भी टर्म्स यूज हो सकती है, इसको कहते हैं mx। जैसे पर्टिकुलर एक एवरेज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, जैसे सिंगल एक ऑफस्प्रिंग जो है इंडिविजुअल एक अपनी कितने मेंबर पैदा कर रहा है, तो उनका एक एवरेज नंबर जो है वो mx होता है। तो इस तरीके से कोहर्ट लाइफ टेबल आप जब भी बनाओगे तो वहां पे ये सिंबल कुछ यूज होते हैं। हो सकता है आपको ये सिंबल अभी समझ में नहीं आया हो, लेकिन आगे हम एक क्वेश्चंस करेंगे वहां पे ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हम इस पे एक क्वेश्चंस करते हैं, उससे ये थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन ये आपको समझना है, जो भी मैंने यहाँ पे सिंबल यूज आपके सामने क्लियर किए हैं, डिस्कस किए हैं, इन सारे सिंबल्स को हम यूज करेंगे कहाँ पे, उस क्वेश्चंस में। तो देखिए, हम क्वेश्चंस कोहर्ट लाइफ टेबल का देखते हैं और वहां पे आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए, कोहर्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेम एज इंडिविजुअल। कोहर्ट एक जो वर्ड है, कोहर्ट, राइट, तो इसका अगर कभी मतलब आपको देखना हो तो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेम एज इंडिविजुअल, एक ही एज के इंडिविजुअल्स का ग्रुप, ग्रुप ऑफ सेम एज इंडिविजुअल, राइट। तो ये है कोहर्ट। और ये मैंने कोहर्ट लाइफ टेबल के स्टार्टिंग में भी बताया था कि यहाँ पे एज ग्रुप सेम है लेकिन टाइम डिफर है। अब देखिए कैसे,
सपोज करो कि एक एरिया है, जैसे जयपुर है, जयपुर में एक स्पीसीज पॉपुलेशन पाई जा रही है और उसकी मैक्सिमम जो लाइफ है उस स्पीसीज की वो 5 इयर्स है। मतलब वो स्पीसीज 5 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है, राइट। अब मुझे उसका एज स्पेसिफिक डेथ रेट और सर्वाइवल रेट स्टडी करना है कि उसका विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये चूंकि इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट है तो इसको मैं इजीली कोहर्ट लाइफ टेबल से स्टडी कर सकता हूं। तो अब मैं जो भी सिंबल मैंने अभी स्टडी किए थे तो उनको मैं स्टडी करूंगा। जैसे देखिए एक्स, एक्स कहते हैं एज, राइट। क्योंकि अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में ही आपको बताया था कि एक्स अगर कहीं आ रहा है तो इसका मतलब होता है एज। तो यहां पे चूंकि इस ऑर्गेनिज्म की जो मैक्सिमम लाइफ है वो 5 साल है, तो मैं इसको कुछ एज ग्रुप में डिवाइड कर लेता हूं। जैसे 0 जब ये पैदा हुआ, राइट। फिर जब ये 1 साल का हुआ, इसकी जो स्टडी करूंगा मैं इन सेक्शंस में करूंगा। जब ये 2 साल का हुआ, जब ये 3 साल का हुआ, जब ये 4 साल का हुआ और जब ये 5 साल का हुआ। तो इस तरीके से एक्स, एक्स का मतलब होता है एज, कि उस ऑर्गेनिज्म की एज क्या है, ठीक है। दूसरा जो इसमें सिंबल मैं बताया था आपको कि एन एक्स, एन एक्स का मतलब होता है पर्टिकुलर एज में कितने ऑर्गेनिज्म जिंदा है उस स्पीसीज के, ठीक है। तो अब जो है, जो स्पीसीज में यहाँ स्टडी कर रहा हूँ जयपुर में स्पीसीज पॉपुलेशन, सपोज करो जब मैंने यहाँ स्टडी करना शुरू किया, मान लो ये स्पीसीज है ए, ठीक है। तो इस स्पीसीज ए को जब मैंने स्टडी करना शुरू किया तो वहाँ पर्टिकुलर उस टाइम जब मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया तो उसके 1000 ऑर्गेनिज्म पैदा हुए थे। मतलब 1000 नए बच्चों का जन्म हुआ था, राइट। या फिर मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा इस संख्या को ये मानता हूं कि 530 नए ऑर्गेनिज्म वहां पे पैदा हुए थे जब हमने स्टडी शुरू की। तो 0 एज ग्रुप मतलब इनिशियली आप जो है वो पॉपुलेशन कितना ले रहा है, 530, राइट। जब वो फर्स्ट अपना फर्स्ट बर्थडे मना रहे हैं, जो 530 इंडिविजुअल यहाँ पैदा हुए इस पॉपुलेशन के, तो पहले साल में पहुंचते पहुंचते सिर्फ बचे 159, दूसरी साल में पहुंचते पहुंचते बचे सिर्फ 80, तीसरी साल में पहुंचते पहुंचते बचे 48, चौथी साल में पहुंचते पहुंचते बचे 21 और 5वीं साल में लाइफ साइकिल कंप्लीट किया है बस 5 ने। तो कहने का मतलब है एन एक्स कहते हैं कि पर्टिकुलर एज में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं। ये हमारी एक इमेजिनरी वैल्यू है, हमने कहीं स्टडी कर रहे हैं किसी पॉपुलेशन को और वहां का जो डेटा है वो इस तरीके से आ रहा है कि हमने जब उस स्पीसीज पॉपुलेशन को कोहर्ट लाइफ टेबल मतलब उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल को जब हमने स्टडी करना शुरू किया तो जिस मोमेंट शुरू किया उस टाइम वहां 530 जो है इंडिविजुअल पैदा हुए, राइट। तो यहां पे जो फर्स्ट ईयर हुआ, जब पहला जन्मदिन आया तो सिर्फ 159 जो इंडिविजुअल्स हैं जो उन्होंने अपना फर्स्ट बर्थडे क्रॉस किया। दूसरे ईयर में पहुंचते पहुंचते 80 बचे, तीसरे ईयर में सिर्फ 48, फोर्थ ईयर में सिर्फ 21 एंड कंप्लीट लाइफ साइकिल किया है सिर्फ 5 ने। तो यहां पे एनएक्स समझ में आ गया आपको। अब आते हैं हम एलएक्स पे, राइट। देखिए एलएक्स, जब मैं सिंबल आपको बता रहा था तो मैंने ये बताया था कि एलएक्स का मतलब होता है एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप, कि पर्टिकुलर किसी एज में कितने सर्वाइव कर रहे हैं और इसका फॉर्मूला होता है nx/n0, राइट। तो nx, अब यहां पे n0 कितना हुआ, n0 हुआ यहां पे 530, मतलब जो इनिशियल संख्या है जब हमने इसको स्टडी करना शुरू किया तो ये जो संख्या मिली हमें ये n0 कहलाएगी। तो lx जो है
ये कहते हैं पर्टिकुलर एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप, कि पर्टिकुलर किसी एज में कितने सर्वाइव कर रहे हैं। और इसका फॉर्मूला होता है nx अपॉन n0, की मतलब उस एज में कितने हैं डिवाइडेड बाई इनिशियल नंबर। तो यहाँ पे 530 पहले थे, राइट, और 530 ही यहाँ पे पर्टिकुलर एज में पाए गए, तो lx की वैल्यू आई यहाँ पे 1.0, कि मतलब पर्टिकुलर एज में भी 530 थे और स्टार्टिंग में भी कितने हैं 530। जैसे ही फर्स्ट ईयर में आप पहुंचे तो फर्स्ट ईयर में कितने जिंदा थे 159, तो 159 डिवाइडेड बाई 530, क्योंकि पर्टिकुलर एज में कितने हैं 159 डिवाइडेड बाई इनिशियल संख्या, तो 159 बाई 530 करोगे तो ये आ जाएगा 0.3। सेकेंड ईयर का जो LX वैल्यू है वो कितना आएगा 80 बाई 530, राइट, ये आ जाएगा आपका 0.15। थर्ड ईयर का जो LX वैल्यू है ये आ जाएगा आपका 48 बाई 530। तो इस तरीके से आपको हर एज की LX वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.09। फोर्थ ईयर की आपकी LX वैल्यू आ जाएगी 21 बाई 530, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.04। और फिफ्थ ईयर में जो है आपकी जो LX वैल्यू आएगी एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप वैल्यू आएगी, क्योंकि फिफ्थ ईयर में सिर्फ 5 ही ऑर्गेनिज्म पहुंचे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 0.01, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि LX जो वैल्यू है एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप है, इनिशियली ज़्यादा होता है और धीरे धीरे विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो कम होता चला जाता है, और यहाँ पे इस पैटर्न से भी हमें यही देखने को मिल रहा है। हमारा जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 1 है, और धीरे 0.3, फिर 0.15, फिर 0.09, फिर 0.04, फिर 0.01, इस तरीके से LX वैल्यू कम होती चली गई है। अब हम डेथ, एज स्पेसिफिक डेथ निकालेंगे DX। तो देखिए DX जो है, जब मैंने आपको सिंबल बताए थे तो मैंने ये बताया था कि DX का मतलब होता है एज स्पेसिफिक डेथ रेट, और जब भी आप DX की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे NX माइनस NX प्लस 1, मतलब कि उस पर्टिकुलर एज में कितने हैं और उससे आगे वाली एज में कितने जिंदा बचे हैं, उनका डिफरेंस जो होता है वो DX को शो करता है। अब देखिए कैसे, जैसे यहां पे जो 0 एज ग्रुप है, मतलब जब ये बच्चे पैदा हुए तो 530 थे, लेकिन अगली साल कितने बच्चे 159, तो ये तो हो गया NX, और इससे अगली एज में माइनस NX प्लस 1, तो यहां पे DX निकालोगे तो 530 माइनस 159, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 371, मतलब पहली साल में 371 इंडिविजुअल्स मारे गए, राइट। ये आपको 0 एज ग्रुप में, मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने से पहले इतने बच्चे मर चुके हैं आउट ऑफ 530। फिर फर्स्ट ईयर का एज ग्रुप निकालेंगे आप, तो वहां पे 159 माइनस 80 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 79, मतलब इस एज ग्रुप में 79 इंडिविजुअल्स मारे गए। यहां पे 80 माइनस 48, तो ये आ गया आपका 32, फिर आ गया 48 माइनस 21, मतलब वो एज माइनस अगली एज, तो ये नंबर इस तरीके से आपको माइनस करते चले जाने हैं, ठीक है। तो 48 माइनस 21 ये आ जाएगा आपका 27, फिर 21 माइनस 05 ये आ जाएगा आपका 16,
और लास्ट में आपके कितने बच्चे 05, राइट, क्योंकि आपके 21 में से आपने 5 घटा दिए तो मतलब इस एज में आपके 16 वो हुए, और लास्ट में आपके जो है आपको किसी को घटाने की जरूरत नहीं है। जो संख्या बच रही है ये पूरी की पूरी मरनी है, क्योंकि अब इनकी एज कंप्लीट होने वाली है, तो इसकी वैल्यू 05 ही आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपके पास बचे ही 5 हैं और वो ही मर जाएंगे, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो आपके dx वैल्यू है लास्ट एज ग्रुप में, जो संख्या nx है वही आपकी dx हो जाएगी, क्योंकि जो भी बचे हैं अब उनका मरना तय है, क्योंकि उनकी लाइफ अब कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने dx वैल्यू कैलकुलेट की पर्टिकुलर ईच एज की, ठीक है। अब हमने एक टर्म और यूज की थी और वो था qx। देखिए मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ नहीं है, बस समझते चलो मैथमेटिक्स है। qx हमने कहा था कि qx क्या है, qx है एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट, कि मतलब पर्टिकुलर किसी एज में कितनी मॉर्टेलिटी रेट है, और इसका फॉर्मूला था qx का, आप अगर उस प्रीवियस स्लाइड में जाके देखोगे तो qx का हमने फॉर्मूला दिया था dx by nx, dx by nx, ठीक है। तो देखिए dx की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 371, और nx की वैल्यू कितनी है 530, राइट। तो 371 डिवाइडेड बाई 530, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.7। फिर यहां पे dx की वैल्यू कितनी है 79 डिवाइडेड बाई 159, क्योंकि यहां 79 मरे और जिंदे कितने हैं 159, इन दोनों का रेशियो ये आ जाएगा आपका 0.5। अब यहां पे जो रेशियो है ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 80.40। यहां पे ये qx इसका आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 48, ये रेशियो आ गया आपका 0.55। इसका qx आ गया आपका 16/21, ये वैल्यू आ गई आपकी 0.75, और इसका qx आ गया 05/05, क्योंकि उतने ही मरे जितने जिंदा थे, मतलब सारे मर गए 100%। तो देखिए यहां से ये हमें मैसेज मिल रहा है कि जो qx वैल्यू है एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट है, वो हम यहां से dx और nx की वैल्यू के बेस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ठीक है। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो अभी आधा कोहर्ट लाइफ टेबल है। तो देखिए कोहर्ट लाइफ टेबल में हमने एज स्पेसिफिक, जैसे 0 एज ग्रुप में इतने पैदा हुए, उसमें से इतने जो है मरे, इतने जिंदे रहे, ये उनकी एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट रही। फर्स्ट ईयर में ये स्टेटिक्स रहा, सेकंड ईयर में ये स्टेटिक्स रहा, थर्ड ईयर में ये, फोर्थ ईयर में ये, फिफ्थ ईयर में ये। तो कोहर्ट लाइफ टेबल क्या दे रही है आपको, डिफरेंट टाइम पे सेम एज ग्रुप का हम इनकी एज को सेम मान के चल रहे हैं। जैसे जो 530 एक साथ पैदा हुए उस टाइम मोमेंट पे, इनकी एज आगे की तरफ जब आगे बढ़ेगी तो वो एक ही एज ग्रुप में होंगे। तो इसीलिए कोहर्ट लाइफ टेबल को जब बनाया जाता है तब एज को कांस्टेंट रखा जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि एज सबकी कांस्टेंट है, लेकिन टाइम अलग अलग, हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो अलग अलग एज ग्रुप का करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 एज ग्रुप का किया, फर्स्ट ईयर का किया, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इस तरीके से हमने अलग अलग टाइम पीरियड का डेटा जो है वहां पे कलेक्ट किया, और एज स्पेसिफिक डेथ रेट क्या है, मॉर्टेलिटी रेट क्या है, वो सारा कैलकुलेट किया। अभी यहाँ पे वो चीजें कंप्लीट नहीं हो रही हैं। यहाँ पे
अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और वहां हम पढ़ेंगे ग्रॉस एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट। तो देखिए कोहर्ट लाइफ टेबल, ये आपकी ये कोहर्ट लाइफ टेबल 70% हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे और क्या क्या पॉसिबिलिटी है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे कोहर्ट लाइफ टेबल में मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट, राइट। ग्रॉस एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट, तो इसको देखते हैं ये क्या है। तो नेट रिप्रोडक्शन रेट जो होता है इसको हम R0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, R0। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। पहली चीज तो ये कि जब भी आप ग्रॉस और नेट रिप्रोडक्शन रेट कैलकुलेट करोगे आप सिर्फ फीमेल को काउंट करोगे। फीमेल को इसीलिए काउंट किया जाता है क्योंकि फीमेल जो है पर फीमेल एक ही एग प्रोड्यूस करती है, जबकि जो मेल होते हैं उसमें नंबर ऑफ स्पर्म्स, मेल गैमेट्स बहुत ज्यादा बल्क में जो है वो पैदा किए जाते हैं। तो इसीलिए जो लिमिटिंग फैक्टर है वो फीमेल है। जो चीजें कम मात्रा में होती हैं वो लिमिटिंग फैक्टर होती है और उन्हीं की वैल्यू होती है। तो इसीलिए जब भी आप ग्रॉस या नेट रिप्रोडक्शन रेट यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो मेनली आप फीमेल को टारगेट करते हो कि कितनी फीमेल पैदा की। अब यही जो हम स्पीसीज स्टडी कर रहे थे, हमने ये देखा कि भाई जो एज है, राइट, हमने इनको कितने एज ग्रुप में बांटा था, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। कि भाई हमने पिछली जो टेबल बनाई थी वो इसी एज ग्रुप में बनाई थी। यहां पे एक सिंबल हमने यूज किया था mx। mx का मतलब होता है मीन नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस पर इंडिविजुअल, कि मतलब एक जो इंडिविजुअल है वो कितना इंडिविजुअल पैदा करेगा। इसको हम एज स्पेसिफिक बर्थ रेट, फर्टिलिटी या फैकल्टी भी कह रहे थे, राइट। एज mx को हम कहते हैं एज स्पेसिफिक, इसको फर्टिलिटी, इसके बहुत सारे नाम हैं, नाम याद रखना। इसको फर्टिलिटी या फैकल्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि जब बच्चा पैदा होगा, जैसे mx जो है इसका मतलब होता है कि कोई इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल कितने ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा, राइट। तो एवरेज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो एक सिंगल इंडिविजुअल पैदा कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम फर्टिलिटी mx या फैकल्टी, राइट, कहते हैं। जब बच्चा पैदा होगा तब तो पैदा होते ही तो बच्चे पैदा नहीं करेगा, इसीलिए 0 एज ग्रुप में जो mx की वैल्यू है वो 0 होती है। ये जो mx की वैल्यू है ये आपको दी हुई होगी, क्योंकि कोई स्पीसीज किस एज ग्रुप में कितने बच्चे पैदा कर रही है ये हम एज्यूम नहीं कर सकते। ये डेटा या तो दिया हुआ होगा या हमको उसकी केस स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन इसको हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो mx जो है इसको लेके आप बिल्कुल भी टेंशन ना रखें। mx की वैल्यू आपको जब भी वो कंपटीशन में क्वेश्चन पुट करेगा वो आपको mx की वैल्यू देगा। पहली साल में जब ये मैच्योर हुए तो सपोज करो इस स्पीसीज ने 2 बच्चे पैदा किए, तो मतलब हो सकता है ये स्पीसीज बहुत जल्दी जो है रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो रही है। दूसरी साल में इस स्पीसीज ने 3 बच्चे दिए, तीसरी साल में 3 दिए, चौथी में 2 दिए और 5वीं में ये बुढ़ी हो गई और इसने कुछ नहीं दिया। तो कहने का मतलब है कि इसका जो रिप्रोडक्टिव फेज था वो पहली साल से लेकर चौथी साल तक चला। 5वीं साल में ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आ गई और 0 ईयर में ये प्री रिप्रोडक्टिव में थी। तो mx की जो वैल्यू है वो आपको गिवन होगी और सपोज करो हमारे इस केस में इस तरीके से ये वैल्यू दी हुई है। जो mx की वैल्यू है अगर हम इसको टोटल कर दें, सिग्मा mx कर दें, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 10। इसी को हम कहते हैं ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, राइट। तो यहां पे ये जो सिग्मा mx है इसी के लिए हम यूज करते हैं ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट।
इसका मतलब ये क्या है, ये क्या सिद्ध कर रहा है? ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट ये सिद्ध कर रहा है कि हमने एक सिंगल इंडिविजुअल की जब फर्टिलिटी को स्टडी किया, हमने ये देखा कि सिंगल जो इंडिविजुअल है वो 0 एज ग्रुप में एक भी बच्चा नहीं दिया। पहली एज में फर्स्ट ईयर में उसने 2 बच्चे दिए, सेकंड ईयर में 3 दिए, थर्ड ईयर में 3 दिए, फोर्थ ईयर में 2 दिए, फिफ्थ ईयर में एक भी नहीं दिया। इसका मतलब उसने अपनी लाइफ साइकिल में 5 ईयर्स की जो उसकी कंप्लीट लाइफ थी उसमें टोटल कितने बच्चे पैदा किए? 10। तो कोई भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ में कितने इंडिविजुअल टोटल पैदा कर रहा है, ये उसकी ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट कहलाती है, नेट नहीं। क्या कहलाती है? ग्रॉस। कि भाई यहां पे जो है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि 10 इंडिविजुअल पैदा किए, तो मैंने ये बोला था कि ग्रॉस और नेट रिप्रोडक्शन रेट में हमेशा हम फीमेल को टारगेट करते हैं। इसका मतलब मैं जब भी यहां इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं तो मैं यहां इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा हूं? फीमेल की बात कर रहा हूं। तो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ साइकिल में एवरेज मतलब टोटल कितनी फीमेल पैदा किया, उसको हम ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट कहते हैं। अब यहां पे जो LX की वैल्यू है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट की है। जैसे LX की वैल्यू जो थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो कैलकुलेट की थी, तो उसको मैं उसी टेबल से ले रहा हूं। 0 एज ग्रुप के लिए जो LX की वैल्यू थी वो 1 थी। आप अगर पिछली टेबल में जाके देखोगे तो वो 1 ही है। 1 के लिए 0.3, 2 के लिए थी ये 0.15, फिर इसके लिए थी 0.09, इसके लिए थी 0.04 और इसके लिए थी 0.01। LX की वैल्यू हम अभी देखिए इस टेबल में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। LX ये रहा 1, 0.3, 0.15, 0.09, 0.04 एंड 0.01। यहां पे एक और फैक्टर आता है और वो होता है LX इंटू MX। मतलब LX और MX को हम मल्टीप्लाई कर दें, और जब भी आप LX और MX को मल्टीप्लाई करोगे, इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो यूज की जाती है राइट। तो LX और MX जो है, तो देखिए यहां पे अब हम देखते हैं नेट रिप्रोडक्शन रेट। देखिए एक सिंगल इंडिविजुअल अपनी लाइफ में मतलब एक फीमेल, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे तो फीमेल ही पैदा करेगी और हम यहाँ काउंटिंग किसी कर रहे हैं? फीमेल की। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉपुलेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंस फीमेल रख रही है, वो लिमिटिंग फैक्टर है। क्योंकि मेल तो बहुत सारे मेल गैमेट्स स्पर्म पैदा कर रहे हैं, लेकिन एक फीमेल एक ही एग पैदा कर रही है, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा है नेचर में। तो हमने क्या किया कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ठीक है, एक फीमेल तो अपनी लाइफ में 10 फीमेल पैदा कर रही है, लेकिन अगर हम ये देखें कि विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉपुलेशन, जैसे शुरू में 530 इंडिविजुअल पैदा हुए, तो पर कैपिटा मतलब सिंगल एक फीमेल के हिस्से में कितने फीमेल आए, अगर वो नहीं मरते तो वो कितना कंट्रीब्यूट करते? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मर चुके हैं, लेकिन अगर हम उनके रेस्पेक्ट में रिप्रोडक्शन को काउंट करें तो वो ग्रॉस नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा नेट रिप्रोडक्शन रेट। अब देखिए इसमें कैलकुलेट कैसे करते हैं कि LX और MX को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, इसका आ जाएगा 0.6, 3 को इसे 0.15 से करोगे तो ये आ जाएगा 0.45, 3 को 0.09 से करोगे तो ये आ जाएगा 0.27, इसको करोगे तो 0.08 और 0.01 को 0 से करोगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो जो LX इंटू MX है, LX को जब आप MX से मल्टीप्लाई करते हो तो जब इसका टोटल कर दोगे LX
इंटू एम एक्स, जब इसको सम करोगे तो सपोज करो इसको सम करने पे इसकी वैल्यू आई 1.40। तो ये जो वैल्यू आ रही है 1.40, ये कहलाती है नेट रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, mx का सम किया था तो वो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट था, और lx इंटू mx का सम करोगे तो ये आ जाएगी नेट रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, ये आ जाएगा नेट रिप्रोडक्शन रेट। तो जो नेट रिप्रोडक्शन रेट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? नेट रिप्रोडक्शन रेट ये इंडिकेट कर रहा है कि एक मीन नंबर ऑफ फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल इन ईच एज क्लास, मतलब कि हर एज क्लास के द्वारा कितनी फीमेल ऑफस्प्रिंग पैदा की गई। जैसे इसकी वैल्यू आ रही है 1.40, तो इसका मतलब है कि 0 एज ग्रुप, राइट, यहां तो कोई पैदा नहीं हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इन एज ग्रुप में हर फीमेल के द्वारा 1.40 फीमेल ऑफस्प्रिंग पैदा किया गया, राइट। तो LX इंटू MX का जो सम होता है वो नेट रिप्रोडक्शन रेट को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे जो नेट रिप्रोडक्शन रेट है इसको हम R0 से भी दिखाते हैं, और R0 की जो वैल्यू होती है इसकी 3 इंपॉर्टेंस है। तो जो नेट रिप्रोडक्शन रेट है, राइट, नेट रिप्रोडक्शन रेट, तो नेट रिप्रोडक्शन रेट को हम R0 भी कहते हैं। अब अगर हम R0 का सिग्निफिकेंस देखें तो अगर इसके 3 पॉसिबिलिटी है, इफ R0, और जब भी मैं बोलता हूं R0 मींस नेट रिप्रोडक्शन रेट, तो इफ R0 इज लेस देन 1, पहली संभावना तो ये हो सकती है। इफ R0 इज इक्वल टू 1 एंड इफ R0 इज लेस देन 1, तो इस तरीके से 3 पॉसिबिलिटीज आपके सामने आ सकती हैं। अगर R0 की वैल्यू, राइट, अगर पहला केस है इफ R0 इज लेस देन 1, तो उस केस में ये इंडिकेट करता है कि पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है। जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है? डिक्लाइन। तो डिक्लाइन पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, इसका मतलब है पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। अगर R0 इज इक्वल टू 1 है तो ये इंडिकेट करता है स्टेबल पॉपुलेशन। ठीक है, स्टेबल पॉपुलेशन। और अगर ये केस है तो इसका मतलब है अगर R0 की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब होता है पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। तो इस तरीके से R0 जो है नेट रिप्रोडक्शन रेट, उसका ये सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस होता है। दूसरा जो है वो है स्टैटिक लाइफ टेबल। स्टैटिक लाइफ टेबल जो है, यहाँ पे जैसे जब मैंने आपको बताया था तो मैंने ये बोला था कि स्टैटिक लाइफ टेबल में जो टाइम पीरियड है वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डिफरेंट एज अलग अलग होती हैं। तो थोड़ा सा इसका फॉर्मेट यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, बस ये समझना है कि ये बनता कैसे है। तो स्टैटिक लाइफ टेबल, स्टैटिक लाइफ टेबल, तो देखिए स्टैटिक लाइफ टेबल में क्या होगा, जैसे आपके सामने एक छोटा सा मैं एक टेबल बना देता हूं, जैसे एज, राइट, और यहाँ पे कितने फीमेल हैं, और यूजुअली मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे फीमेल को ही काउंट किया जाता है और कितने मेल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस कौन रखेगा? फीमेल।
तो जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी एज मैक्सिमम एज, क्योंकि अगर कोई भी स्टैटिक लाइफ टेबल बन रही है तो वो लॉन्ग लाइफ स्पान वालों की बनती है। लॉन्ग स्पान मतलब मान लो इसकी 100 ईयर्स एज है कोई ऑर्गेनिज्म और उसकी हम पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं। अब 100 साल तो हम खुद ही नहीं रहते, तो इसकी स्टडी कैसे करें? तो हमने क्या किया, इसके कुछ एज ग्रुप बना दिए, जैसे 0 to 10, राइट, मतलब 0 से 10 साल के जो एज है, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड सो ऑन, राइट। और ये कहां तक बनाया हमने? 90 to 100 तक। सपोज करो 0 to 10 में एक ही फीमेल आई और 2 मेल आए, 10 to 20 में, राइट, जो है 10 to 20 में जो है एक 0 और पर्टिकुलर मान लो हमने किसी टाइम पे जब जो डेटा कलेक्ट किया उस डेटा के हिसाब से हमें जो डेटा मिला वो हम यहाँ एक रख। मान लो 20 to 30 एज ग्रुप में हमें 3 फीमेल मिली, मेल हमें 2 मिले। 30 to 40 में हमें 1 मिला, ये 2 मिले। 40 to 50 एज ग्रुप में जो फीमेल थी वो 2 मिल गई, ये 0 मिला। 50 to 60 में मान लो हमें 2 मिली, ये 2 मिल गया। और 90 to 100 इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। 90 to 100 में हमें 0 फीमेल मिली और 1 मेल मिला। तो कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही किया है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे हमने अलग अलग एज ग्रुप को कैलकुलेट किया है। तो मतलब यहाँ पे टाइम तो कांस्टेंट हो गया, एज डिफर हो गया। जबकि हम कोहर्ट लाइफ टेबल में क्या कर रहे थे, वहां पे हम टाइम अलग अलग ले रहे थे। जैसे पहली साल में डेटा लिया, दूसरी साल में डेटा लिया, तीसरी साल में लिया, लेकिन उन सबकी एज हम समान मान के चल रहे थे, राइट। तो स्टैटिक लाइफ टेबल इस तरीके से बनती है। स्टैटिक लाइफ टेबल पे हमें क्वेश्चंस नहीं करने हैं, क्योंकि अक्सर स्टैटिक लाइफ टेबल से क्वेश्चंस आते नहीं हैं। कोहर्ट लाइफ टेबल जो है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब थोड़ा सा अगर हम कोहर्ट लाइफ टेबल में थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे दिसंबर 2012 में जो ये क्वेश्चंस आया था CSIR में, तो देखिए यहाँ पे फर्टिलिटी दी हुई है, ठीक है, फर्टिलिटी दी हुई है और प्रपोर्शन सर्वाइवल। तो यहाँ पे जो है क्या पूछ रहा है, वो R0 पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तो हो गया आपका LX, ये हो गया आपका MX, ठीक है। यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि LX जो है वो 0 है, तो फर्टिलिटी भी 0 होगी, क्योंकि जब कोई जिंदा ही नहीं रहा तो बच्चे कहाँ से पैदा करेगा। और मैंने ये बोला था कि LX इंटू MX, इसका LX इंटू MX 0, इसका कितना हुआ 10, इसका कितना हुआ 0, इनका टोटल कर दो LX MX, ये कितना हो गया 10, इसका मतलब आंसर इज 10। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट R0 की वैल्यू है वो कितना आ गया, 10 आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। जैसे दिसंबर 2014 में क्वेश्चन आया, यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, थोड़ी सी चालाकी दिखा दी है। यहाँ इन्होंने कुछ कॉलम खाली छोड़ दिए, पूरा डेटा नहीं दिया। ये डेटा आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ क्या वैल्यू आ सकती है। तो देखिए कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आए तो पूछेगा तो वो R0 ही, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, लेकिन उसके लिए आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसके लिए सारी वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू निकले कैसे, तो देखिए लास्ट एज ग्रुप में 2 से मरे, तो ऑब्वियसली यहाँ 2 से रहे होंगे, क्योंकि इसकी एज जितनी 4-5 साल ही लास्ट एज ग्रुप जो है उतनी एज रही होगी। तो लास्ट एज ग्रुप में जितने होते हैं उतने मर जाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ 2 से मरे, इसका मतलब यहाँ कितने रहे होंगे 2 से। अब यहाँ पे 3 से थे, यहाँ 2 से हैं, इसका मतलब 100 जो है वो पिछली साल मर गए थे। अब 3 से जो है नीचे से चलना है आपको, जो 100 हैं, राइट, ये मरे, राइट। तो यहाँ पे 100 मरने के बाद यहाँ पे 2 से मरे, इससे पहले 100 यहाँ मरे हैं। तो देखिए 2 से मर गए और 3 से जिंदे थे, इसका मतलब यहाँ कितने रहे होंगे, 5 से रहे होंगे। 2 से मर गए, 5 से यहाँ थे, तो यहाँ कितने रहे होंगे
यहाँ है 300, क्योंकि 800 थे, 800 में से 5 से गए 300 और यहाँ है 200। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे कि 1000 थे, 1000 में से 8 से अगली साल में पहुंचे तो इसका मतलब 200 मर गए। फिर 800 में से यहाँ पे खाली छोड़ा था और यहाँ भी खाली छोड़ा, तो यहाँ की वैल्यू नीचे से आपने कैलकुलेट करी। तो ऊपर से नीचे से आपको दोनों ही तरीके से ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप ये आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाई 1000, तो जो LX है ये LX है। LX कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने सिखाया ही था आपको। तो इसका जो LX वैल्यू है ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1.0, ये आ जाएगा 0.8, ये आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 0.3, ये आ जाएगा 0.2। ये आ गया आपका एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी या फैकेंडिटी, राइट, MX। और इसको LX इंटू MX कर दो तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 0, इसका 0, इसका आ गया 0.25, इसका आ गया 0.3, इसका 0.2, टोटल कितना आ गया ये 0.75। तो राइट आंसर है 0.75। कहने का मतलब है कि इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिसंबर 2016 में, हर साल यहाँ से CSIR से क्वेश्चन आया कि यहाँ पे नेट पूछेगा वो नेट रिप्रोडक्टिव रेट ही। तो देखिए इसको कैसे करना है, तो 100 थे, 100 में से 50 मर गए तो 50 बचे, 50 में से कितने मर गए यहाँ पे कि यहाँ 10 बचे। तो देखिए यहाँ पे 50 में से कितने मारे कि यहाँ पे इतने बचे कि यहाँ 20 बचे हैं 10 डिफरेंस के बाद। तो इसका मतलब यहाँ पे 30 रहे होंगे, 30 में से 10 मर गए तो यहाँ 20, 50 और 30 80, राइट। तो यहाँ 20 आएगा, 50 में से 20 मर गए तो 30 बचे, 30 में से 10 मर गए तो 20, 20 में से 10 मर गए तो 10, क्योंकि यहाँ जितनी भी होगी वो यहाँ होंगे। LX, इसका LX आएगा 1.0, इसमें आएगा आपका 0.3 करके देखना है इसको आप, इसका आएगा 0.1, ये मल्टीप्लाई कर ही दिया इनको। अब आप LX इंटू MX मल्टीप्लाई कर दो, इसका LX MX कितना आएगा 0, इसका कितना आएगा 0.25, इसका कितना आएगा 0.15, इसका कितना आएगा 0.2, इसका कितना आएगा 0.1। तो ये टोटल कितना बैठता है, ये समीशन बैठेगा इसका 0.7। तो ये आ गया आपका 0.7। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही इजी टाइप के इस तरीके के लाइफ टेबल से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे लाइफ टेबल जो है उसको हमने डिस्कस किया, क्या इनका इंपॉर्टेंस है और किस तरह की होती हैं, किस तरीके से ये वैल्यू कैलकुलेट की जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो लेक्चर से लाइफ टेबल जो है आपको क्लियर हुआ होगा, और जहाँ कहीं भी लाइफ टेबल से क्वेश्चंस आएंगे अब आप इजीली वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे के और वीडियो लेक्चर्स में बने रहने के लिए बायोम ट्यूटर को सब्सक्राइब करें, देखते रहें। थैंक यू।